नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है चौदह के चक्रव्यूह का। चौदह के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार अश्वनी कुमार चोपड़ा। करनाल के चक्रव्यूह में अश्वनी चोपड़ा की राह बेहद मुश्किल है, जैसा कि हम बताते आए हैं। उनके लिए करनाल एक नई जगह है, लेकिन उनके चुनाव के सारथी नरेंद्र मोदी हैं और चौदह के चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी की लहर को अश्वनी कुमार चोपड़ा अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानते हैं। उनके सामने करनाल से पिछले 2 बार से सांसद अरविंद शर्मा है। इसके अलावा बीजेपी से बगावत करने वाले वीरेंद्र मराठा भी बीएसपी के हाथी पर सवार होकर अश्वनी चोपड़ा के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के परमजीत सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल से जसविंदर संधू भी करनाल में अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में करनाल के मैदान में बीजेपी उम्मीदवार अश्वनी चोपड़ा के लिए चुनौतियां बहुत हैं। लेकिन अश्वनी चोपड़ा दिल्ली में पंजाब केसरी के संपादक हैं और देश के जाने माने पत्रकार माने जाते हैं। उनकी राष्ट्रवादी सोच और धारदार संपादकीय पाठकों को लुभाते रहे हैं। लेकिन करनाल लोकसभा सीट पर खुद अश्वनी कुमार मतदाताओं को कैसे लुभाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अश्वनी कुमार चोपड़ा करनाल के चुनावी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। बहुत स्वागत है अश्वनी चोपड़ा साहब इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सवालों के चक्रव्यूह, चौदह के चक्रव्यूह में आज जो हमारा रिश्ता है सर आपसे, यूं तो आप बहुत सम्मानित पत्रकारिता के पेशे से आते हैं और हमारा और आपका जो रिश्ता है वो द्रोणाचार्य और अर्जुन की तरह आज खड़ा हुआ है। हम सब ने प्रदेश में आपके बहुत सारे संपादकीय पढ़े हैं, लिखे हैं। हम सब आपके शेरो शायरी के गुलाम रहे, एक तरह से कहें। लेकिन आज हम और आप दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे। चूंकि अब आप चुनावी सियासत का हिस्सा हैं, लिहाजा आपसे सवाल करना और तीखे सवाल करना हमारी जिम्मेदारी भी होगी और हमारी मजबूरी भी। और इन तीखे सवालों में हमारे साथ होंगे चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। पहला सवाल यह है कि आप अपनी उम्मीदवारी को किस नजरिए से, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एकमात्र चीज जिसे मोदी की लहर कहा जा रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? ऐसी बात नहीं है। जब से हरियाणा बना है, उसके बाद जब से मैं दिल्ली में आया हूं और हरियाणा जब पंजाब और हिमाचल तीनों प्रदेश इकट्ठे हुआ करते थे, तब एक पंजाब होता था जी। और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मैं बचपन में भी हम हरियाणा की धरती पर बहुत हम आते थे। और हमारा अखबार जो था उस समय, आज से 10 साल पहले, सिर्फ एकमात्र ऐसा अखबार था पंजाब केसरी, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अकेला ही था और खास तौर पर हरियाणा में इसकी सबसे ज्यादा सर्कुलेशन थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि करनाल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हरियाणा का, यहाँ पर पंजाब केसरी की साख, और जैसा कि आपने खुद कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति को, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जनता अपने हाथों पर लेगी। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी की लहर का फायदा मैं उठाऊंगा, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस समय जरूरत है कि पिछले 10 साल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर स्कैंडल ही स्कैंडल और इतनी गलतियां की हैं कि उसका एंटी कमंसी फैक्टर भी हरियाणा में है बाकी देश की तरह। तो इसलिए इस समय मोदी जी के लहर और कांग्रेस के विरुद्ध जो एंटी कमंसी फैक्टर है, उस दोनों को मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि मुझे जीत में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। चोपड़ा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बढ़िया जिंदगी, एक सम्मानित पत्रकार, आपका पारिवारिक जो परिवेश रहा है, शहीदों के परिवार से आप आते हैं, ऐसा कहा जाता है, सम्मानित परिवार है आपका, ये राजनीति में आने का शौक कहां से हो गया आपको? ये आप जो कह रहे हैं कि बहुत ही आप
आसान जिंदगी जीते रहे हैं, जी। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि हमने पत्रकारिता में भी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने, और उस समय मैं चाहे छोटा था तब भी मैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट में आ गया था और जर्नलिज्म शुरू कर दिया था। हम जब पत्रकार थे तब भी हम चुनौतियों का सामना करते थे, और अब मैं ये समझता हूँ, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी, मैंने अपने पेन को साइड में रखा, क्योंकि मैं अब तक देश की एकता अखंडता राष्ट्रवाद के लिए लिखता था। जी। अब मैंने सोचा समय आ गया है कि अब प्रैक्टिकल रूप में राजनीति में घुस के जी। इसका विरोध किया जाए। ठीक है। चोपड़ा साहब, एक गुजारिश हम कर दें आपसे, हम आपसे बड़ी ईमानदार और सच्ची टिप्पणियां चाहते हैं, चूंकि हमने 14 के चक्रव्यूह में अपने सवालों में जिन भी मेहमानों को लिया है, ज्यादातर सीजन पॉलिटिशियन हैं, उम्मीदवार हैं इस लोकसभा चुनाव में और सियासी बयान देते रहे हैं। लेकिन चूंकि आप बहुत ही जिम्मेदार गंभीर शख्सियत हैं, हम ये चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे, अब बीजेपी का नेता होने के नाते, करनाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एक शख्सियत होने के नाते हमें कुछ सजग और अच्छी टिप्पणियां मिलेंगी। साथ ही साथ चूंकि हमारे सवाल तीखे होंगे, हम क्षमा प्रार्थी होंगे अगर आपको वो सवाल कहीं चुभे, और उम्मीद ये करेंगे कि आप पूरी बहादुरी से उन सवालों का सामना करें। सर, पहला आरोप आप पर यह लगता है जो बहुत गंभीर है कि आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट हैं। चूंकि बीजेपी को आखिरी वक्त में करनाल में जो कुछ हुआ उसमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, लिहाजा उन्होंने आप पर दांव लगाया। क्या आप एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जिस तरह के बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, करनाल के अंदर जो बहुत देर से कशमकश चल रही थी कि कौन यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए, तो उस समय भी मेरा नाम चल रहा था, और अंत में जब फैसला नहीं किसी के नाम पर हो सका तो उन्होंने मुझे टिकट दी, और मैं मुझे ये बताया गया कि तुम्हें ये टिकट दी जा रही है, और मुझे सिर्फ 3 दिन मिले। 3 दिन पहले ये बताया गया और रात के 12 बजे मुझे बताया गया, और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद इस खेल में, राजनीति के खेल में दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं एक अच्छा निष्पक्ष पत्रकार बन सकता हूं तो एक अच्छा निष्पक्ष पत्रकार एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। चोपड़ा जी, आपकी राह आसान नहीं है ऐसा सब लोग कह रहे हैं, वो देखने को भी मिलता है। 2-3 दिन की अगर पिछली घटना चक्र को देखें अगर, तो सही मायना यह है कि समय आपके पास बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आपके अपने ही परिवार के अंदर, जिसको हम बीजेपी कहेंगे, उसमें आपको विरोध झेलना पड़ रहा है। पहले तो आपको उस विरोध को शांत करना होगा कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट नहीं हैं। ऐसा आरोप विपक्षी भी लगाते हैं और बीजेपी के अंदर भी लोग लगा रहे हैं। क्या इससे आप किस प्रकार सामना करेंगे? ये तो आप एक चुनौती एक ही बात कर रहे हैं जिसमें मेरे ऊपर आरोप लगे हैं। मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं, इससे भी ज्यादा आरोप लगे हैं, जो कि आप मुझे लगता है आगे जाके मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं इनसे घबराने वाला नहीं हूँ। जनाब, इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चोपड़ा साहब, हम वही जानना चाह रहे हैं कि आगे आगे अब क्या होगा। 3 दिन आपने खुद बताया कि 3 दिन का वक्त आपको मिला, आपके नाम का ऐलान किया गया। अभी तो उससे पहले करनाल में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपके पास प्रचार के लिए कम वक्त है, 20-22 दिन कुल शेष हैं। बाहरी होने का आरोप आप पर लगा है। ऐसे में एक जिम्मेदार पत्रकार चुनावी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? ये आने वाला जो इश्क है इसको अंजाम कैसे देगा? हम यही जानना चाह रहे हैं, प्रदेश यही जानना चाह रहा है। क्या नीति रणनीति है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का, वो चाहे 2 बार यहां से जीता है, लेकिन वो भी बाहरी
व्यक्ति है, वो भी यहाँ का व्यक्ति नहीं है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जो बाहरी व्यक्ति की बात है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त देश की जनता और खास तौर पर मैंने आज अपने 9 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और 9 आज एक दिन में मैंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में ऑफिसेज भी खोल दिए। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एक ऑफिस में मैं गया, मैंने वहां पर चाहे 10-10 मिनट 20-20 मिनट भाषण दिए, लेकिन लोगों के जोश और उनके जो जिस तरह से उन्होंने मेरे को अपने हाथों पर उठाया उसको देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। डॉक्टर चोपड़ा जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो एक मिलनसार आदमी, पिछले 2 बार से जीता हुआ सांसद, पेशे से डॉक्टर, और उनके ऊपर कोई इस प्रकार का दाग या इस प्रकार का आरोप नहीं है। आप इस प्रकार के प्रतिद्वंदी से किस प्रकार से भिड़ पाएंगे? नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अगर उनके ऊपर कोई दोष नहीं है तो क्या मेरे ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसको कि मेरा प्रतिद्वंदी जो है उसका फायदा उठा करके और वो चुनाव जीत जाएगा? मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ की जनता को एक ऐसा व्यक्ति मिलने जा रहा है अगर मैं जीतता हूं जो कि उनकी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक और एक पत्रकार होने के नाते दोनों को मिला करके उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से करेगा। चलिए ठीक है। अश्विनी जी, ये बताइए कि 2-3 दिन हो गए अब आपको घूमते हुए, आपको अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हुए, ऐसी कौन सी समस्याएं नजर आई आपको कि करनाल के अंदर करनाल की जनता इन 3 या 4 समस्याओं से ज्यादा जूझ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से कांग्रेस का जो मेरा प्रतिद्वंदी है उसने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। और आम जनता, मैं गांव में भी गया हूँ, यहाँ पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने ऑफिस खोले हैं और शहरों में भी खोले हैं। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये अपना पानीपत और करनाल के बीच जो हाईवे बन रहा है एलिवेटेड, इसमें अभी 18 और एलिवेशन पुल बनने थे जो कि पिछले 10 साल से मेरा प्रतिद्वंदी जो है वो नहीं बना सका। सर, वो केस के अलावा हरियाणा के अंदर एक भी विकास का काम नहीं हुआ। सर, वो कोर्ट में है। कोर्ट में भी हो, अगर आप भी सत्ता में आ जाएंगे तो कोर्ट केस को आप किस प्रकार से वो करेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि कोर्ट में है, लेकिन जो इस इलाके का सांसद होगा उसको कोशिश तो करनी चाहिए कि जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने की झगड़ा किया और कोर्ट चला गया, उसके बदले में या कोर्ट में अच्छे ढंग से उसको पेश किया जाए, अच्छे वकीलों को रखा जाए। और मैं मानता हूं कि करनाल और पानीपत के ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो कि इस काम के लिए मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहने वाला था कि पिछले 10 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में अब तो पिछले सिर्फ रोहतक के क्षेत्र को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा में आप देखें विकास का क्या कार्य हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ, कोई बड़ी कंपनी नहीं आई। जबकि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक ऐसी स्टेट थी गुजरात जिसको कि विकास का एक मॉडल बना के पेश किया। मैं भी ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं यहां से जीत के जाऊंगा तो एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूं कि जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उस क्षेत्र के लिए मैं कुछ ना कुछ काम तो करूं, कुछ विकास का काम करूंगा। ठीक है चोपड़ा साहब, अभी अमित जी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए दोहरी चुनौतियां हैं। पार्टी के बाहर स्वाभाविक तौर पर आपके सामने चुनौती है चूंकि आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी के अंदर यानी बीजेपी के भीतर भी चुनौती है जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं। आपने कहा एक नहीं और भी चुनौतियां हैं। एक और सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, वो ये है कि
हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ता या हजका का वोटर क्या आपको सपोर्ट करेगा, वो भी तब जबकि ये आरोप लगे बीजेपी के ऊपर, जिनसे आप परिचित हैं, कि जबरदस्त दबाव के तहत ये सीट हजका से ले ली गई और आपको यानी बीजेपी को दे दी गई। क्या गठबंधन के तौर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक आपका समर्थन करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुलदीप जो कि जनहित पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे साथ उनका बहुत प्रेम है जी। और आज से जब उनके, लेकिन सर हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त बहुत आहत हैं। वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं। और हजका के भीतर जो आम कार्यकर्ता है वो इस घटना से बहुत मायूस है कि आपने दबाव के तहत करनाल की सीट उनके हाथ से छीन ली। चंद्रमोहन बिश्नोई को मीडिया के सामने जाकर एक ऐसा बयान देना पड़ा जिस पर पार्टी खड़ी नहीं रह पाई। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब उन्होंने अपने भाई चंद्रमोहन को यहां पर टिकट दिलाई तो यहाँ की जो इकाई थी बीजेपी की और केंद्र में भी जो बीजेपी के प्रमुख नेता थे जी, उनको ये स्वीकार्य नहीं था। उस समय मैं पिक्चर में नहीं था, ठीक। लेकिन उसके बाद की गतिविधियां जो हुई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय भी कुलदीप ने मुझे फोन करके ये कहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसने कहा आपको ये चुनाव मैं चाहता हूं कि जनहित और बीजेपी के गठबंधन की जो पार्टी है दोनों की, वो करनाल से आप चुनाव लड़ें। और ये बात आप कुलदीप से भी पूछ सकते हैं। और मैंने उसको ये कहा कि मैंने अभी अपना नहीं, चोपड़ा जी आप ये कह रहे हैं, चोपड़ा जी आप ये कह रहे हैं, चोपड़ा जी आप ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, चोपड़ा जी आप ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तब कुलदीप बिश्नोई ने आपको खुद फोन किया था और ये इच्छा जाहिर की थी कि आप करनाल से चुनाव लड़ें। यही सही बात मैं सुन रहा हूं सर? जी वो क्योंकि उनके ऊपर दबाव था अपने भाई को हटाने का। चोपड़ा साहब अगर ऐसा था, दोस्त थे तो उन्होंने चोपड़ा साहब अगर ऐसा था, मेरे भाई को हटाया जाता है तो उसकी जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसा था तो फिर चंद्रमोहन बिश्नोई के उस बयान को जिसमें वो ये कहते हैं मीडिया के सामने कि मेरे स्वर्गीय पिता की ये इच्छा है कि इस सीट से एक ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़े, इसे आप किस तरह से देखते हैं? चंद्रमोहन बिश्नोई जो नंबर 2 की हैसियत पे है हरियाणा जनहित कांग्रेस में, बड़े भाई हैं कुलदीप बिश्नोई के। कुलदीप बिश्नोई जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उसके अध्यक्ष हैं। ये दो बयान जब आप आपस में मिलाते हैं एक पत्रकार होने के नाते, तो क्या समझ पाते हैं, क्या निकलकर सामने आता है? आपने जो ये प्रश्न मुझे किया है ना, इसका जवाब मेरे पास है कि कुलदीप ने ना केवल मुझे फोन किया, उसने मेरी पत्नी को भी फोन किया, क्योंकि मेरी पत्नी जो है, मैं पंजाबी हूं और मेरी पत्नी ब्राह्मण है। वी आर 2 in 1। और कुलदीप ने ये कहा कि अश्विनी जी और भाभी जी, अगर आप दोनों, अगर अश्विनी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तब तो स्वाभाविक तौर पर पंजाबी, तो स्वाभाविक तौर पर आपकी पत्नी को चुनाव मैदान में होना चाहिए था। चोपड़ा साहब, तब तो स्वाभाविक तौर पर आपकी पत्नी को चुनाव मैदान में होना चाहिए था। एक तीर से दो शिकार हो जाते। चंद्रमोहन बिश्नोई जी की बात का सम्मान भी रह जाता, ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाती। और इससे एक कदम और आगे बढ़कर जो अक्सर हम विश्लेषण करते हैं कि राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को लेकर कितना गंभीर है, वो एक मामला भी सुलझ जाता। फिर आखिर ये क्यों नहीं हुआ? मेरी जो पत्नी है, आपको शायद पता नहीं है कि वो दिल्ली में उसके बहुत ही सामाजिक कार्य करती है वो, और उसके कम से कम 4 से 5 एनजीओ हैं और इतने बड़े बड़े एनजीओ हैं जिसमें कि वो उसमें रुचि लेती है और उसको पॉलिटिक्स में इतनी रुचि नहीं है। और इसलिए
जब ये ऑफर आई हमें, तो उस समय उसने मुझे, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं तो राजनीति को मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो सामाजिक कार्य करना चाहती हूं। इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप इस देश की सेवा कर सकते हैं और आप ये चुनाव जीत सकते हैं, और आपको ज्यादा समझ है क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, तो आप देखिए। और मैंने ये फैसला अपनी पत्नी के साथ बैठ के किया, और हमने फिर कुलदीप का फोन दोनों को आया, और उसके बाद भी दोनों ने पति पत्नी ने फैसला किया कि मैं ही इस जगह पर चुनाव लड़ूं। जी चोपड़ा साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप बड़ी बेबाक बात रख रहे हैं यहां पर। क्या कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सहमति से आपको फोन किया था, या फिर खुद अपने विशेषाधिकार के तहत आपको फोन किया था? क्या ये बता सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो फोन आपके पास आया उसमें बीजेपी की सहमति थी या फिर बीजेपी का दबाव था? क्या था सर, उस भाषा से आप क्या पढ़ पाए? मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, ना ही मैं ये समझता हूं कि उसने बीजेपी को कंसल्ट करके ये फोन किया हो। ये उसका प्यार था, ये उसकी अफेक्शन थी जी, जो कि वो चाहता था कि अगर मेरे भाई को नहीं मिली टिकट तो कम से कम अश्विनी, जिसको कि मुझे वो हमेशा बड़ा भाई साहब कहता है, तो लेकिन चोपड़ा साहब तब तो एक सवाल और खड़ा होता है, फिर तो आपको हरियाणा जनहित कांग्रेस के कोटे से उम्मीदवार होना चाहिए था, फिर आप बीजेपी के कोटे से। फिर ये सब क्यों हुआ कि पहले रातों रात मीटिंग्स हुई और उसके बाद सीटों की अदला बदली हुई, उनको सिरसा दिया गया, बीजेपी को करनाल दिया गया, और फिर आपको बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया? अगर संबंधों में इतनी सहजता थी, अगर कुलदीप के विकल्प इतने खुले हुए थे, इतने स्वाभाविक और व्यवहारिक थे, तो तब आपको हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर आज करनाल से उम्मीदवार होना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं कुलदीप की फोन की, ये उस वक्त की है, आज से 1 महीना पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके 1 महीना के बाद जब फाइनल स्टेजेस पे लोकसभा के चुनाव आ गए, तब हमें जब फोन आया, और मैं ये समझता हूं कि आज इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोदी ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है। चोपड़ा जी, हम नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर भी, और इस देश की सुरक्षा, क्योंकि आप वरिष्ठ और सजग पत्रकार हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी की लहर, और खासतौर से हरियाणा के संदर्भ में इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन हम सर ये समझना चाह रहे हैं कि अगर 1 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई ऐसा चाहते थे, तो फिर इतनी रार क्यों हुई करनाल की सीट को लेकर? फिर तो जैसे ही ये सीट हजका के झोली में आई, जैसे ही बीजेपी हजका के बीच ये फैसला हुआ, ये सामंजस्य बना कि ये 2 सीटें हैं, हिसार और करनाल, जिन पर हजका को लड़ना है, तो फिर आपको स्वाभाविक तौर पर कैंडिडेट होना चाहिए था। फिर क्यों चंद्रमोहन बिश्नोई को पहले घोषित किया गया, उसके बाद वापस लिया गया, फिर सीटों की अदला बदली हुई, फिर आपका नाम आया? ये जो पूरी रार है चोपड़ा जी, ये क्या इशारा कर रही है? क्योंकि इससे जो आम मतदाता है, जो आम वोटर है, उसके दिमाग में एक बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है। ये इस बात का इशारा कर रही है कि अश्विनी कुमार ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो अब करनाल में बीजेपी को जिता सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी आपको ये पता नहीं किसने ये बात कही है, आज भी मुझे कुछ 2 दिन पहले भी कुलदीप का फोन आया, और उसने मुझे नॉमिनेशन करने से पहले मुझे कांग्रेचुलेशन कहा, और उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे व्यक्ति मुझे पता चला है लोगों को यहाँ पर अफवाह, जैसे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अफवाह थी। उसने कहा भाई साहब आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं नॉमिनेशन भरने गया, मेरे साथ जनहित पार्टी के बहुत से लोग, ना केवल यहाँ से, चोपड़ा साहब आपको नहीं लगता ये सियासत है? विभिन्न स्थानों से आए। चोपड़ा साहब आपको नहीं लगता ये सियासत है? चुनावी सियासत का आप पहला तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन सियासत कैसे चलती है इसे आप खूब जानते हैं।
वो कतई आपसे छिपी हुई नहीं है। व्यक्तिगत फोन आना और कुलदीप बिश्नोई आपके नामांकन में मौजूद रहे, दोनों का बड़ा अलग अलग मैसेज है। इस चुनावी सियासत में जो मित्रता आप बता रहे हैं उसके मुताबिक, और जिस मजबूत गठबंधन की बातें की जाती हैं हरियाणा में हज का बीजेपी की, उसके मुताबिक कुलदीप बिश्नोई को एज ए लीडर, एज ए हज का प्रेसिडेंट खुद आपके नॉमिनेशन में शामिल होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ फोन से काम नहीं चलता, उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी विरोधियों के, विपक्षियों के मुंह पर ताले लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया? नहीं, हमने जरूरी नहीं समझा कि हम कुलदीप को बुलाएं, क्योंकि जब हंजिका के बाकी सब वर्कर जो थे वो हमारे साथ थे, तो इसका मतलब है कि कुलदीप की जनहित पार्टी हमारे साथ ही है और साथ ही चलेगी। उनके भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं वो हमारी सपोर्ट में ही हमारे साथ काम करेंगे। चलिए ठीक है चोपड़ा जी, ऐसा ये हमें लगता है। बाकी जो आप कह रहे हो राजनीति का खेल, हम भी जानते हैं, जैसे आप जानते हो। आप अगर पत्रकार हैं तो हम भी पत्रकार हैं। नहीं सर, हम तो आपके शिष्य हैं। राजनीति के खेल क्या होते हैं, नहीं, इन सब खेलों को समझ के ही। नहीं चोपड़ा साहब, हम तो आपके शिष्य हैं, सोच समझ के ही। और आज 14 के चक्रव्यूह में, जैसा कि मैंने बहुत शुरुआत में कहा, चोपड़ा साहब 14 के चक्रव्यूह में मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, और चूंकि आप द्रोणाचार्य की तरह अब सियासी रण में कूद पड़े हैं, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जी अभी जी, अब आप सवाल करिए। मैं ये पूछना चाहता हूं चोपड़ा जी कि जिस तरीके से अब क्या भारतीय मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, तो क्या है चोपड़ा साहब, बता दीजिए, दर्शकों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता है। द्रोणाचार्य नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। हम चाहते हैं सर, ठीक है कि सर, आप इस तो चुनावी रण में महान धनुर्धर अर्जुन की भूमिका निभाए, और आपके सारथी मोदी हैं। मेरे साथी तो मोदी ही होंगे, उनके अलावा कौन हो सकता है? ठीक बात। आज के समय में इस देश को अगर सही दिशा में कोई ले जा सकता है तो वो मोदी ही ले जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक पत्रकार होने के नाते मेरी ये कन्विक्शन है, मैं ये समझता हूं कि मोदी के अलावा इस देश का उद्धार अब कोई नहीं कर सकता। क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते सर? ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ एक सामान्य परिवार से संबंधित होते हुए भी अपनी नौकरी छोड़ के, त्याग करके देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए वो आदमी निकला है, तो वो आदमी क्या आपका सारथी नहीं हो सकता? मैं कदाचित उस व्यक्ति को अपना साथी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये आप जो है ना और ये केजरीवाल जो है ना, ये सब नौटंकी है, और ये नौटंकी इस चुनाव में अपने आप खत्म हो जाएगी, आप देखेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली में भी बोलते थे सर, आप और हम सब लोग 5 या 6 सीटें देते थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन उन्हें मिली 28। ये स्थिति देश भर में तो नहीं होगी कहीं? लेकिन ऐसा, यही मैं बात आपको कहने लगा था कि दिल्ली में तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि उन्होंने हर व्यक्ति को इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक लोगों को इस्तेमाल किया और अपनी एक छवि ऐसी बना दी लोगों के समक्ष कि उन जैसा ईमानदार और इस दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि शीला दीक्षित जी की कांग्रेस जो थी, उसका भी एंटी कमेंसी फैक्टर था, उस फैक्टर का फायदा उन्होंने भी उठाया। और मैं समझता हूं कि बीजेपी ने भी कम सीटें नहीं ली, थोड़ी सीटों का ही फर्क रहा। अगर 2-4 सीटें बीजेपी को और मिल जाती तो आपको बैठना पड़ता। और फिर आपकी जब सरकार को उसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी का कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, और उसके बाद उसने कांग्रेस का समर्थन लिया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। चोपड़ा साहब, एक सवाल ये जरूर जानना चाहते हैं आपसे, चूंकि प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है और पिछले 10-15 दिन से ये मामला अखबारों की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी उम्मीदवार होने के नाते और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, क्या आपको ये लगता है कि हरियाणा में बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा सही किया है?
एक राष्ट्रीय दल को, एक ऐसी पार्टी को जिसके पक्ष में लहर चलने का दावा किया जा रहा हो, वो क्या इस तरह से टिकटों का बंटवारा करती है? मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस ढंग से मुझे टिकट दी गई है, ये बड़े सोच समझ के ही दी गई है, और मुझे लगता है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरूंगा। हम सर आपसे बाकी लोगों पर भी टिप्पणी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये खुद को भी बता रहे हैं और प्रदेश के लोगों को भी, और शायद बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप एक सजग और जिम्मेदार पत्रकार हैं। आपकी लेखनी की धार, आपकी आलोचनाएं हमने देखी हैं, और आज ये लेखनी हिचकेगी नहीं अपनी आलोचना करने में भी। आज जिस पार्टी से आप उम्मीदवार हैं, क्या उस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ में, क्या उस पार्टी ने कुरुक्षेत्र में, क्या उस पार्टी ने सोनीपत में सही टिकटें बांटी हैं? देखिए, मैं अभी कंसंट्रेशन कर रहा हूं सिर्फ अपने चुनाव पर, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं बाकियों के बारे में, उनकी सिलेक्शन के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सच में कहूं तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चोपड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस चुनावी समर में, और मैं झूठ आपको कुछ जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? करनाल की जनता को आप किस बात से प्रभावित करेंगे कि अगर आप अश्विनी चोपड़ा को चुनते हैं तो उनकी जिंदगी में यह फर्क आएगा जो डॉक्टर अरविंद शर्मा फर्क नहीं ला सके? ये प्रश्न का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन मैं आपको दोबारा देता हूं जी। कि अरविंद शर्मा 10 साल यहां पर एमपी हैं, और यहाँ पर विकास का उन्होंने करनाल क्षेत्र में, मैं जब भी आता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फ्लाईओवर है 18, चलो वो कोर्ट का केस हो, आज तक करनाल में कोई भी, इतना बड़ा शहर है कि कोई भी विकास के नाम पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वो नहीं ला सके। और ये बिल्कुल केंद्र, हरियाणा के केंद्र में है, लेकिन सब उनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है ये कि उनकी मुख्यमंत्री से ना बनती हो, तो इसलिए हो सकता है कि सारा पैसा जो है वो रोहतक में लग रहा है और करनाल के क्षेत्र को इग्नोर किया गया हो। लेकिन इसके बावजूद भी 10 साल में मुझे आप बताइए उन्होंने क्या विकास का काम किया है? चलिए आपसे पूछते हैं चोपड़ा जी, ये बताइए कि आपका मुख्य कॉम्पिटिटर कौन है, कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल? इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चुनावी खेल है और ये जो राजनीति का खेल है, इसमें कब क्या कहां कैसे हो जाए इसके बारे में नहीं सर, आपको कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो दिखता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का भ्रष्टाचार, उनके नेता जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के उसमें, और वो भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कैंडिडेट को जिताओगे तो वो मोदी को समर्थन देंगे और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहयोग करेंगे। आपका भी सेम एजेंडा है, तो कहीं आपके वोट तो नहीं बटेंगे? पहली बात तो वो उनका ये कहना है जेल में बैठ के कि हम मोदी को मदद करेंगे, और बीजेपी और मोदी की तरफ से उनको अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं गया कि आप हमारी मदद करो। वो अपनी झेम को मिटाने के लिए और वो हंजका और बीजेपी के बीच दरार डालने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि लोक दल जो है, इन लोगों का कभी भी भारतीय जनता पार्टी, जब तक ये चौटाला परिवार जो है जेल में है, कभी भी समझौता नहीं हो सकता। और अगर जेल से बाहर आ जाएंगे सर तो समझौता हो जाएगा, भले ही आरोप चाहे कितने ही गंभीर रहे। मुझे नहीं लगता तब भी होगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, पिछले चुनाव में
आडवाणी जी जब थे अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार अंत में रिवाड़ी के अंदर एक अपने भाषण में ये कहा था लोगों को कि तुम चाहे कांग्रेस को वोट डाल दो, इस चौटाला की लोकदल को वोट मत डालना। ठीक है सर, लेकिन हम आपको यह भी याद दिला दें कि गठबंधन नहीं हो पाया, ये आज की सच्चाई है। रवैया रहा है इनके प्रति चोपड़ा सर, गठबंधन नहीं हो पाया ये आज की सच्चाई है, लेकिन दोनों तरफ से काफी कोशिशें की गई, ये भी एक सच है। हम एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम ये जानना चाहते हैं सर कि आप जाट गैर जाट की सियासत में आप एक जी जाट गैर जाट की सियासत में आप कहां खड़े हैं? क्योंकि आपके ऊपर एक और आरोप लगता है कि आप पंजाबी नेता हैं, आप पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और कर सकते हैं। पिछले दिनों रोहतक में एक पंजाबी सम्मेलन में आप देखे भी गए। जाट गैर जाट के मुद्दे पर अश्वनी चोपड़ा क्या सोचते हैं अब इस सियासी चक्रव्यूह में? हमने पंजाबी जो हैं उनको संगठित करने का जो काम है वो बाकी जैसे अग्रवाल समाज है, बाकी जो समाज हैं वो करते हैं अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। इसी तरह हम पंजाबी जो हैं, जो हरियाणा और दिल्ली में और पंजाब में आए हैं, वो पाकिस्तान से 1947 के बाद आए हैं और यहाँ आकर के उनकी अभी भी पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वीकृति नहीं उनको मिलती है। उसको दिलाने के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए हमने एक पंचनद बनाया। उसके अलावा उसको भी हमने सोशल रखा, आज तक उसको राजनीतिक नहीं बनाया। जी, मैं एक चीज तो और इसलिए ये कहना कि मैं गैर जाट और जाट राजनीति, जी प्लीज प्लीज, मैं गैर जाट और जाट राजनीति करना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हरियाणा के अंदर वही व्यक्ति सफलता से चल सकता है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले। तो सर आप आरक्षण पे आपकी क्या सोच है? जाटों को आरक्षण मिलता है लेकिन बाकियों को कोई आरक्षण की कोई बात नहीं होती है, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बड़ी सीधी बात है ना, कांग्रेस ने इतने गंदे गंदे काम किए हैं, ये तो बड़ा छोटा सा काम है कि जाटों को जीतने के लिए उनको आरक्षण दे दिया। अब इसके बारे में चोपड़ा सर, आप जाटों को आरक्षण का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? वो तो देखिए, मैं आर्थिक रूप से आरक्षण को मानता हूं कि जो आरक्षण है वो सिर्फ इसी बात पर नहीं देना चाहिए कि ये जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, आरक्षण का समर्थन नहीं करते सर? जाटों की बात नहीं मैं कर रहा। चोपड़ा सर, आप जाट आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं, इसका मतलब? मैं इसमें समर्थन की बात नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, ये तो कांग्रेस के खेल है। उनको जाटों की जरूरत है तो उन्होंने जाटों को, उनको असल में हरियाणा के जाटों की शायद इतनी ना जरूरत हो, उनको पश्चिम यूपी के अंदर कांग्रेस को लगता है कि कहीं बीजेपी, सर हर राजनीतिक दल यही करता है, इसलिए उन्होंने, हर राजनीतिक दल यही करता है। क्योंकि अब आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हम आपकी और आपकी पार्टी की राय जानना चाहते हैं। प्रदेश और करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जानना चाहते हैं। आप हमें बताइए सर कि आप जाट आरक्षण के साथ खड़े हैं या उसकी मुखालफत करते हैं? अश्वनी चोपड़ा का बीजेपी नेता होने के नाते जाट आरक्षण पर क्या स्टैंड है सर? आप जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, नहीं, मैं इस बारे में आपको फिर बता रहा हूं, आप इस तरह से मेरे से मत पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आरक्षण तो अब पंजाबी भी मांगेंगे, कल को ब्राह्मण भी मांगेंगे और सभी जातियां मांगेंगी। अब किस किस को आप आरक्षण देंगे? ये तो कांग्रेस की चाल है। सर, इस सवाल से आप बचते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं बचने की बात है नहीं, मैं इस बारे में कमेंट करना ही नहीं चाहता। ठीक है सर, एक और सवाल जो थोड़ा चुभ सकता है आपको और जो बिल्कुल सच्चाई के करीब है, जो शायद करनाल की हकीकत है। हमारे पुख्ता सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली, जिस बात का जवाब आप बहुत शुरुआत में नहीं देना चाह रहे थे, कि जब करनाल सीट की अदला बदली हुई और जब कैंडिडेट्स को लेकर झगड़ा चरम पर था, तब कुलदीप बिश्नोई खुद ये चाहते थे कि हजका और बीजेपी का गठबंधन टूट जाए। यहां तक खबर मिली
कि कुलदीप बिश्नोई की आंखों में आंसू आ गए। जो भी स्थिति परिस्थिति बनी, हजका के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वो कतई आपका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी एक धड़ा ये कहता है कि वो आपका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि आप उनकी स्वाभाविक चॉइस नहीं है, आपको उन पर थोपा गया है। ये जो चुनौती है, ये जो सच्चाई है, इसका सामना आप कैसे करेंगे चोपड़ा सर? मुझे नहीं पता, आप ये जो बातें मुझे बता रहे हैं जी, इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, ये चुनौती तो है सर आपके सामने, आपको मैं तो ज्ञान सिर्फ, ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस अपना चुनौती का बीजेपी सामना आपको इस चुनावी रणक्षेत्र में करना है। हाँ तो करेंगे ना, कैसे? समय आने पे करेंगे, पूरा करेंगे। कैसे अभी सर, तो कैसे? दूसरा दिन है, अभी 10 दिन और पड़े हैं। अभी तो हमें यहाँ पर आए 2 दिन तो हुए हैं। अब नॉमिनेशन के बाद आज हम बाहर निकले हैं और हमने 9 अपने दफ्तर चोपड़ा बनाए साहब, तब हैं। आप ये मानते हैं कि और आप अभी बाहरी हम हैं? आने वाले दिनों में आपने कहा कि जब आपको तक आए हुए 10 2 दिन तक हुए। पोलिंग नहीं होती, चोपड़ा यहाँ साहब, करनाल आपने ये में कहा कि रहेंगे आपको आए हुए और 2 दिन हुए हैं, क्या आप ये मान चुके हैं कि हां, मैं बाहरी उम्मीदवार हूं, मैं कोशिश करूंगा, चुनौतियों का सामना करूंगा, लेकिन मैं बाहरी हूं? नहीं, मैं तो बाहरी कैसे आप मुझे कह सकते हैं? जब ये पंजाब का हिस्सा था तो तब मैं यहाँ का रहने वाला था। उसके बाद जब दिल्ली से अखबार शुरू हुआ, पंजाब तो मैं दिल्ली हरियाणा चला को गया। अलग होकर सियासत और सर कितने रूप बदल चुकी है। कहता हूँ कि जो मेरा प्रतिद्वंदी चोपड़ा है सर, कांग्रेस का, पंजाब और हरियाणा वो को भी अलग बाहरी होने है। के बाद सियासत कितने रूप बदल चुकी है इस प्रदेश में, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि मेरा जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का, वो भी तो बाहरी दिया है, वो भी तो दिल्ली से आया है। चलिए ठीक है चोपड़ा साहब, मैं इस इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए ना। इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, या जिस तरीके के आरोप विपक्षी लगा रहे हैं आपके ऊपर, जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी आगे, कि अगर करनाल की जनता आपको चुन के पार्लियामेंट में भेजती है तो आप दिल्ली नहीं बैठेंगे, करनाल में बैठ के उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। बिल्कुल, मैं दिल्ली भी बैठूंगा और मैंने यहाँ अनाउंस किया कि मैं एक घर किराए पे लूंगा, यहाँ मैं खरीदूंगा एक करनाल में और एक मैं खरीदूंगा पानीपत में, और मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठूंगा पानीपत और 2 दिन करनाल। जी, तो चोपड़ा साहब, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं यहाँ की समस्याओं को, चोपड़ा साहब, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ये चुनावी रणक्षेत्र आप पार उतरेंगे, इसमें जीत आपके खाते में जाएगी? देखिए ऐसा होता है ना, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप इसी चीज को सामने लक्ष्य रखते हैं। जैसे आप मुझे कह रहे थे द्रोणाचार्य, मैंने कहा मैं तो अर्जुन हूं जी, और अर्जुन की नजर जो होती है ना, वो मछली की आंख के ऊपर होती है, और वो उसको पता होता है कि मैं निशाना ठीक ढंग से साधूंगा और मैं जीतूंगा। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल की जनता मुझे यहां से बड़े मार्जिन के साथ जिताएगी और लोकसभा में भेजेगी। जी, चोपड़ा साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि हम सब आपके कॉलम पढ़ते रहे हैं पंजाब केसरी में, ये जो मौजूदा स्थिति परिस्थिति है, ये जो मौजूदा वक्त की सियासत है, उस पर एक शेर हम चाहेंगे आपकी तरफ से। भाई एक तो आपको सुना चुके हैं हम शेर, सर एक और हो जाए। हाँ, कांग्रेस के बारे में मैं सोचता हूं, कांग्रेस की सरकार जो है इस समय, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी। इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और करनाल की जनता आपको आशीर्वाद देती है या नहीं देती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करने के लिए।
तो 14 का चक्रव्यूह में आज सवालों के चक्रव्यूह को भेद रहे थे करनाल से हज का बीजेपी के उम्मीदवार अश्वनी चोपड़ा। अब चुनावों के परिणाम क्या रहते हैं ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। करनाल की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं देती है। 14 का चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी और चुनावी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।